नमस्कार दोस्तों। इंफ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन प्रोडक्शन से, जहां पर दोस्तों फॉक्सकॉन के द्वारा आईफोन 17 की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी गई है कर्नाटका के अंदर। और फिलहाल फॉक्सकॉन के बेंगलुरु के देवनहल्ली प्लांट में काम किया जा रहा है। दोस्तों बेसिकली ये फॉक्सकॉन में एक न्यूली बिल्ड आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो चाइना के बाहर उनकी सेकंड लार्जेस्ट आईफोन फैसिलिटी बताई जा रही है। $2.8 बिलियन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फॉक्सकॉन के द्वारा की जा रही है। और अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, कुछ काम अभी यहाँ पर बाकी है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि चेन्नई फैसिलिटी में ऑलरेडी उनके द्वारा आईफोन 17 की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी गई थी। ये प्रोडक्शन है उसको सप्लीमेंट करेगी। फिलहाल लिमिटेड स्केल पर यहाँ पर आईफोन 17 प्रोड्यूस की जाएंगे और होपफुली आगे चलकर इसको बड़े स्केल पर इंक्रीज किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और बेहतर हो गया है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिल्ली के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दोनों को इनॉग्रेट किया गया है। दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन यहाँ पर ओपन किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जबकि हरियाणा सेक्शन पहले ही ओपन हो चुका था। 10.1 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और 5,360 करोड़ रुपीज इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइन्स, बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो, ये सब यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। सिमिलरली अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की भी अलीपुर से दिचाऊ कला के बीच टच को ओपन किया गया है। 75.71 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, जहां पर बहादुरगढ़, नजफगढ़ इस तरह की प्लेसेस को भी कनेक्ट किया गया है। 5,580 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए गए हैं। और इसके चलते दिल्ली की इनर और आउटर दोनों रिंग रोड्स के ऊपर ट्रैफिक प्रॉब्लम में सुधार आता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट भुवनेश्वर मेट्रो से है, जहां पर उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर मेट्रो की नई अलाइनमेंट को लेकर भी प्रपोजल तैयार कर रही है। और ऐसा बताया गया है कि इस बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद भी लेने वाले हैं। तो भुवनेश्वर मेट्रो को लेकर पहले जो प्लान बनाया गया था वो अब कैंसिल हो चुका है, क्योंकि उड़ीसा की करंट गवर्नमेंट का मानना है कि जो पहले प्लान यहाँ पर बनाया गया था वो फिजिबल नहीं था। अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेट्रो लाइन बना दी जाती तो इतनी राइडरशिप यहाँ पर देखने को ना मिलती और वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल ना रहती। तो उसकी जगह पर अब यहाँ पर एक नई अलाइनमेंट बनाई जाएगी, जिसको लेकर भी प्लान तैयार किया जा रहा है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स सब मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो देश की अलग अलग सिटीज में अलग अलग मेट्रो स्टेशन को जाकर पहले चेक करेंगे और फील्ड स्टडी करेंगे और उनकी जो अच्छी चीजें होंगी वो सब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 3-4 महीनों के अंदर अंदर नया प्लान तैयार हो जाएगा। अगली दो अपडेट मुंबई सबर्बन रेल को लेकर है, जहां पर मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन के द्वारा 15,000 करोड़ रुपये का एक नया प्लान सामने रखा गया है। और ऐसा बताया गया है कि इसके अंतर्गत मुंबई में नए रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। तो बेसिकली सबर्बन रेल को लॉन्ग डिस्टेंस और फ्रेट ट्रेन से सेग्रीगेट करने के लिए काम यहाँ पर किया जा रहा है। और मोस्टली जो सेंट्रल रेलवे का रेल नेटवर्क है वही यहाँ पर कवर होगा, जहाँ पर कल्याण से कसारा के बीच और कल्याण से करजत के बीच एडिशनल रेल लाइन्स बनाई जाएंगी। इसके अलावा पनवेल से वसई के बीच में भी 60 किलोमीटर के आसपास की एक नई रेल लाइन बनाने की बात की गई है और ये प्लान थोड़ा एडवांस स्टेजेस में है। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट बजट फेज 3 का हिस्सा होंगी और तीनों की तीनों रेल लाइन्स को लेकर भी प्रपोजल महाराष्ट्र सरकार के पास में पहुंचा दिया गया है। उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर अंदर तीनों को अप्रूवल मिल जाएगी। अगली दो अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर NHRCL के द्वारा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेकर भी बिड्स इनवाइट कर दी गई है। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस, स्काडा सिस्टम्स और टिकटिंग सिस्टम्स को ऑपरेट करने को लेकर इनको यहाँ पर हायर किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जिस भी कंसल्टेंट को हायर किया जाता है वो इन सभी सिस्टम्स को हैंडल करेगा। टेंडर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 84 मंथ्स के लिए उनको ये सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। ओवरऑल कह सकते हैं कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की ऑपरेशनल रेडनेस और इंटीग्रेशन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इसी कंसल्टेंट के पास में होगी। देखते हैं कि किसे यहाँ पर चुना जाता है। अगली दो अपडेट दिल्ली मेट्रो को लेकर है, जहां पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 312 नए कोचेस को खरीदने जा रही है दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के लिए। ऐसा बताया गया है कि अलग अलग रूट्स पर इनको ऑपरेट किया जाएगा और उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनकी डिजाइनिंग भी की जाएगी। दोस्तों दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत एक नया कॉरिडोर इसी साल के अंत तक ओपन होने वाला है, मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच में। और सबसे पहले उसी के लिए ही यहाँ पर कोचेस खरीदे जाएंगे। आश्रम को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इनको बनाने का, जो डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का सारा काम भारत के अंदर ही करेंगे। 90% से ज़्यादा लोकल कंपोनेंट्स इन मेट्रो कोचेस में इस्तेमाल किए जाएंगे, जो काफ़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए। 312 में से 144 कोचेस मजेंटा लाइन के एक्सटेंशन पर, 90 कोचेस पिंक लाइन के एक्सटेंशन पर जो कि मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच में है, जबकि 78 कोचेस गोल्ड लाइन के ऊपर डिप्लॉय किए जाएंगे। अगली दो अपडेट फिर से मुंबई से है, जहां पर मुंबई पोर्ट टैक्सी को महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दी गई है और अब फाइनली ये काम आगे प्रोग्रेस कर पाएगा।
दोस्तों आप जानते हैं कि मुंबई की पोर्ट टैक्सी बीकेसी के अंदर बनेगी, स्पेसिफिकली बांद्रा से कुर्ला के बीच 8.01 किलोमीटर की इसकी लेंथ बताई गई है, जहां पर 21 हाईटेक स्टेशन भी बनाए जाएंगे। 1016 करोड़ रुपये के आसपास यहाँ पर खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए। अभी वैसे मैं बता दूं कि सभी तरह की अप्रूवल्स ले ली गई थी, पर क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए 0.14 हेक्टेयर्स ऑफ मैनग्रोव्स और 431 ट्रीज को काटा जाना था, तो इसी के चलते महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल चाहिए थी। और क्योंकि इसका एक छोटा सा हिस्सा कोस्टल एरिया से भी पास होना था, तो उसके चलते भी यहाँ पर अप्रूवल चाहिए थी, जो अब मिल चुकी है। होपफुली अब ये स्मूथली प्रोग्रेस कर पाएगा। अगली दोस्त अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जायंट सैमसंग के द्वारा भारत के अंदर उनकी लैपटॉप प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी गई है, और ये सारा का सारा काम उनकी ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री में किया जा रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि सैमसंग के द्वारा ग्रेटर नोएडा के अंदर एक काफी बड़ी फैक्ट्री को ऑपरेट किया जाता है, जहां पर वो स्मार्टफोन्स के साथ साथ वेरिएबल्स और टैबलेट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लैपटॉप से भी यहाँ पर नया एडिशन है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इंडियन लैपटॉप मार्केट में सैमसंग के पास कुछ खास शेयर नहीं है, तो मोस्टली यहाँ पर वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ही लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगली दोस्त अपडेट गिफ्ट सिटी से है, जहाँ पर दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये दोनों गिफ्ट सिटी के अंदर उनके एक नए यूनिट्स को सेटअप करने वाले हैं। और इसके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आरबीआई की, जबकि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को उनके बोर्ड की अप्रूवल मिल गई है। दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लगातार ये देख रहे हैं कि गिफ्ट सिटी के अंदर अलग अलग बैंक्स उनकी यूनिट्स को सेटअप करने में लगे हुए हैं, चाहे फिर वो डोमेस्टिक बैंक्स हो, चाहे फिर वो फॉरेन बैंक्स हो। अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर लेटेस्ट एडिशन है, जो एक इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट यहाँ पर सेटअप करेंगे उनके इंटरनेशनल बैंकिंग बिजनेस के लिए। फॉरेन करेंसी लोन्स, ट्रेजरी, ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशंस और रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर इनके द्वारा ऑफर किए जाएंगे, स्पेसिफिकली उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। जबकि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा क्लियरली अभी नहीं बताया गया है कि किस टाइप का यहाँ पर वो काम करेंगे, आगे चलकर चीज़ें डिस्क्लोज की जाएंगी, लेकिन ये पक्का है कि गिफ्ट सिटी के अंदर उनके द्वारा एक नई सब्सिडी ओपन की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा रेल लाइन्स को अभी एनर्जी जनरेशन के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। और अभी वाराणसी के पास भरेका में 70 मीटर के रेल सेक्शन के ऊपर उनके द्वारा सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। दोस्तों ये पहली बार है कि हमारे देश के अंदर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऐसा काम किया जा रहा है। इससे पहले हमारे देश में ऐसा काम कहीं पर भी नहीं किया गया है। 28 सोलर पैनल्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 15 किलोवाट के आसपास बताई गई है। अच्छी बात यह है कि इनको इस तरह से इंस्टॉल किया गया है कि अगर आगे चलकर बारिश आती है या फिर ट्रैक्स की मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उस दौरान सोलर पैनल्स को काफ़ी इजीली हटाया भी जा सकता है और काफ़ी इजीली दोबारा से लगाया भी जा सकता है। वैसे तो ये अप्रोच तो अच्छी है, लेकिन आप जानते हैं कि बड़े स्केल पर इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर सब जगह रेल पटरियों पर हम सोलर पैनल्स लगाते हैं तो लोग इन सोलर पैनल्स को चुरा लेंगे। तो ये देखना ये है कि कौन कौन सी और जगह पर और कैसे इसको बड़े स्केल पर रेलवे इम्प्लीमेंट कर पाती है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट बीएसएनएल को लेकर है, जिसके रिवाइवल को लेकर भारत सरकार इस साल के अंदर 47,000 करोड़ रुपीस और खर्च करने वाली है। ऐसा बताया गया है कि इस पैसे का इस्तेमाल बीएसएनएल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। दोस्तों बीएसएनएल के रिवाइवल को लेकर आज से 2-3 साल पहले हमारी सरकार के द्वारा 1.64 लाख करोड़ रुपीस का एक पैकेज अप्रूव किया गया था, जो बीएसएनएल के लिए एक आखिरी मौका है उनके रिवाइवल को लेकर, और उसके अंतर्गत अच्छा खासा काम भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल बीएसएनएल के द्वारा 25,000 करोड़ रुपीस खर्च किए गए थे उनके बिजनेस के ऊपर, जो उनका एक साल के अंदर हाईएस्ट एवर कैपिटल एक्सपेंडिचर था जब से उनका फॉर्मेशन किया गया है। और इस साल उससे भी ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा 47,000 करोड़ रुपीस खर्च की जाएंगी। बीएसएनएल को एक टारगेट दिया गया है कि अगले साल के अंदर उनको उनका बिजनेस 50% से इंक्रीज करना है, उनके रिवाइवल को बनाए रखने के लिए और उनके बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करने के लिए। और मोस्टली इस साल ज़्यादातर पैसा 4G और 5G साइट्स के इंस्टॉलेशन के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।